अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में सियासी तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। निगरान हुकूमत के तकर्रर के लिए मुशावरत का अमल तेज हो चुका है। आज ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के नाम में खत लिखकर उनको कल तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम देने की हिदायत की है। खत में डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम देने का कहा है। अब तक गैर अहम और गैर मुअस्सर नजर आने वाले अपोजिशन लीडर राजा रियाज इंतहाई अहम हो गए हैं। कई दिन की मसरूफियत के बाद बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ राजा रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात का शर्फ बख्शा। ताहम ये मुलाकात बेनतीजा रही या बेनतीजा रखना ही मकसूद था। आज मुलाकात का दूसरा राउंड हो रहा है। इसके अलावा राजा रियाज ने आज ही चेयरमैन सदर सादिक संजरानी से भी मुलाकात की है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इस दौड़ में सादिक संजरानी को भी तगड़ा उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है, बिलखसूस जब उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और PTI पार्लियामेंटेरियन के परवेज हटक की हिमायत भी मिल गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म की PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत हो रही है, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ के राय पैदा किया जाएगा। हालिया चंद हफ्तों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम सामने आए उनमें सबसे ज़्यादा तनाज़ा भी यही बना रहा इसहाक़ डार साहब के नाम का, जिनके मुतल्लिक़ ये अफ़वाहें अभी भी गर्दिश में हैं कि वो अब भी पूरी तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में मौजूद हैं। इस मुतल्लिक़ आज भी उनसे सवाल हुआ तो उनका जवाब में कहना था कि मेरा यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता। चौथी बार वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा नहीं मांगा था, अल्लाह ने 5 साल बाद इसी कुर्सी पर बिठा दिया। जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो उससे मौजूदा हालात का पता होना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा कि किसी भी गलत फैसले से सब कुछ खत्म हो सकता है। पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। निगरान हुकूमत ऐसी हो जब पॉलिसियों का तसलसल जारी रखे। अगर यहाँ निज़ाम बैठ गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। निगरान हुकूमत की तश्कील से मुतल्लिक़ ये इत्तलात भी है कि इस मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी तनाज़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर इसरार किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस उम्मीदवार को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं। वफाक की तरह सूबों में भी हुकूमत तब्दीली में तेज़ी आ गई है। आज सिंध असम्बली को तहलील किया जा रहा है, जबकि कल बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो जाएगी। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भी एक दिलचस्प और ड्रामाई पेशरफ्त हुई, जब वज़ीर-ए-आला आज़म खान ने अपनी काबीना में शामिल 19 वज़रा से इस्तीफ़े तलब कर लिए। इन इस्तीफ़ों को तलबी से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के वो अहकामात थे जिनमें इन वज़रा की सियासी वाबस्तगी पर सवालात उठाए गए थे और इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। और इस पेशरफ्त को भी PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की जमात के लिए बतौर धचका तस्वुर किया जा रहा है। तमाम सियासी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तफ़ाक़ राय पहली बैठक जो हुई थी राजा रियाज साहब की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, वो तो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई थी। 3-3 नाम दोनों साइड से शेयर हो गए थे। क्या लग रहा है सर, इत्तफ़ाक़ राय आज या कल में हो जाएगा निगरान सेटअप के हवाले से, या फिर 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग है वो शहबाज शरीफ साहब करके ही जाएंगे? फिर इसके 2 मरहले हैं। एक तो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक इत्तफाक होना है, जो कि तवक्को है कि आज शाम का जो इशाइया है वज़ीर-ए-आज़म ने दिया हुआ है इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को, उसमें ये नाम जो है वो हतमी हो जाएंगे। और तो लिहाजा मुझे तो बहुत तवक्को है कि कल या अगले 48 घंटों में ये मामला जो है ये हल हो जाएगा और नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने आ जाएगा। तो सर ये इसका मतलब है कि अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 3 नाम फाइनलाइज हुए ही नहीं हैं? जी, जब तक तो हमने सब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है और आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो भी सबके रेडार पर हैं। तो लिहाजा ये तमाम गुफ्तगू आज शाम होनी है, तो मुझे तो ये तवक्को है कि आज इसका हल निकल आएगा, क्योंकि ज्यादा कोई मुश्किल मरहला नहीं है। हमारे सामने साबिक रिकॉर्ड भी मौजूद है कि बड़े बड़े सोबर और मोतबर लोग वज़ीर-ए-आज़म रहे निगरान, लेकिन वो इलेक्शंस के मामलात को संभाल नहीं सके। तो लिहाजा इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन कमीशन के कांधों पर है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में उनकी टीम का काम यही होगा कि जो मुआशी इस्तेहकाम का अमल पिछले 2 माह से शुरू हुआ है उसको संभालें और आगे लेकर चलें। सर वैसे जो नाम आप कंसिडर कर रहे हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं। आप यानी कि एक बुनियादी बेंचमार्क आपका ये भी है, बाकी चीज़ों के अलावा इस चीज़ को आप जहन में रख के नाम फाइनलाइज कर रहे हैं बंदों के कि ये निगरान सेटअप लंबा भी चल सकता है?
जी नहीं, ये तो हम सब क्या सराहियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपको मालूम है, एक सब दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं इतने महीने चलेगा, उतने महीने चलेगा। लेकिन जो जिस पर गुफ्तगू होनी है वो बहरहाल जो आईनी मुद्दत है 90 दिन की, उसी की बुनियाद पर होगी। तो सर ये बता दें कि जो नाम है, यानी इसका मतलब तो यह है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हल्का बनियों वाला प्रोसेस जो है एवरीथिंग वो कंप्लीट हो जाएगी अगले 90 दिन के अंदर, और इंतखाबात नवंबर के अंदर ही हो जाएंगे? ये देखिए, दो तीन बातें हुई हैं। एक तो आइन में कोई अब तरमीम नहीं चाहिए, क्योंकि सूबों के दरमियान जो सीटें हैं वो तो उनमें उनका तनासुब तब्दील नहीं हो रहा। सूबों के अंदर जो हैं, जो मुख्तलिफ जिले हैं, उनमें शायद कि चंद जगहों पे एक सीट निकल के दूसरी जगह पे जाए। उसके अलावा तो इलेक्शन कमीशन ने इस साल मौसम बहार में यानी स्प्रिंग सीजन में एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो निकाला था नई हल्का बंदियों का। उसके नतीजे में बहुत ज्यादा वक्त मेरे ख्याल में तो नहीं लगना चाहिए, और मेरी हातवी तवक्को यही है कि इंशाल्लाह इलेक्शन 90 दिनों में ही होंगे। सही है। अच्छा सर, ये बता दें कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम है, मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं। मैं मुमकिनात की आपसे बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनका नाम रिपोर्टेडली राजा रियाज साहब की तरफ से फ्लोट किया गया है। और संजरानी साहब बड़े मुतहर्रिक भी हो चुके हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, राजा रियाज साहब से मिले, और फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि आपकी ज़ाहिरा PDM है, इत्तेहाद है, उसके सरबराह हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और वो फुली मुतहर्रिक हो चुके हैं लॉबिंग में। अगर उनका नाम आता है और सीरियस कंसिडरेशन में आता है, तो क्या गवर्नमेंट इस नाम को मान भी सकती है? ऐसा नाम है एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, माना जा सकता है इस पे? जी, हुकूमत तो अब नहीं है, सिर्फ एक वज़ीर आज़म की सूरत में साबका कुछ हुकूमत जो अरसे आपका के इत्तेहाद लिए था। जी हाँ। शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा आपके नाजरीन के लिए कि इसका आदमी फैसला आज शब के शाइये में हो जाएगा कि कौन सा नाम काबिल कबूल है या नहीं है। सबको एतमाद में लेना है, ताकि बड़े अच्छे तरीके से जो 15 माह के मामला चले हैं, तो इस मामले को भी मुशावरत के जरिए ही शहबाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से हल करेंगे। वैसे कैसे कैंडिडेट रखते हैं आपको सर संजरानी साहब? हमें तो लग रहा है कि बड़े मजबूत कैंडिडेट आ गए। आपकी क्या राय है सर उनके बारे में, उनके कैंडिडेचर के बारे में? जी, मैं उनकी कैंडिडेचर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तो बहुत ही अजीज हैं, और उनसे हमेशा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बड़े एक टैक्ट से और बड़े समझ बूझ से चलाया है। तो लिहाजा उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से तो कोई डाउट नहीं है। सवाल यही है कि कौन इस सारे मामले को लेकर आगे चल सकता है। और जैसा मैंने कहा, जो इलेक्शंस में के से पहले जो पीरियड है, उसके अंदर कोई मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आनी है, उसके प्रोसेस को कि वो चलता रहे और उसमें कोई तातुल ना आए। मेन तो हमारी कंसिडरेशन मुस्लिम लीग नून की यही है। तो इसके मुताबिक संजरानी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे नाम जो हैं, जो हम सब एक दिन एक नाम ऊपर आ जाता है, दूसरे दिन दूसरा नाम ऊपर आ जाता है, ये जो ऊपर आना जाना है ये रहेगा, लेकिन हतमी फैसला मेरे ख्याल में कल शाम तक हो जाएगा। अच्छा सर, ये बता दें कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो PMLN की तरफ से उनका नाम प्रपोज किया गया था हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, या वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी थे? जी, मैं तो इस मामले में ना ही किसी को कंफर्म कर सकता हूँ, ना ही डिनाई कर सकता हूँ। इस प्रोसेस से मैं दूर हूँ, और नाम जिससे मैंने कहा बहुत सारे फ्लोट हुए हैं। जब तक फॉर्मली ये कंसल्टेशन नहीं होती, तब तक तो सब नाम जो हैं वो मौजूद हैं, मुमकिनात में से हैं। और इसलिए किसी एक नाम के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि फिर कहूंगा कि जो इंटरनल कंसल्टेशन है हुकूमती इत्तेहाद की, वो पहला मरहला है, और उसमें से जो नाम बाहर आएंगे वो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ शेयर होंगे। अभी ये मामला जो है मेरे गालिबन कल ये फॉर्मली हो जाएगा। और सर, जब आप बता रहे हैं आप ही के बकौल 24 से 48 घंटों में ये मामला फाइनलाइज हो जाएगा, तो अभी भी हम सर इसहाक डार साहब को तो रूल आउट नहीं कर रहे, या वो उन्हें रूल आउट कर रहे हैं आपके भाई, वो नहीं है इस दौड़ में? नहीं जी, हम किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह सादिक संजरानी सेनेट के रुकन के हवाले से क्वालिफाइड हैं निगरान काबीना में आने के लिए, या निगरान वज़ीर आज़म के, इसी तरह इसहाक डार साहब भी क्वालिफाइड हैं। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं
उन्होंने तो चूंकि एक आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, तो लिहाजा उनके ऊपर तो कोई बार नहीं है कि वो निगरान काबीना में ना आए। क्योंकि साग डार साहब का बयान एक आया था कि वो कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी, बिल्कुल जिसे अल्लाह बना दे तो उसके बारे में अल्लाह की तरफ से आ जाए तो हम कुछ इंसान कर नहीं सकते, तो वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। उनका बयान जो मैंने पढ़ा, देखिए सियासी मुज़ाकरात और मुमकिनात वो सब डिस्कस होते हैं, बाज़ दफ़ा इंतहाई गैर मुतवक्के नाम के ऊपर भी इत्तफाक हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा मुश्किल मरल है वो हुकूमती इत्तेहाद के नाम फाइनल करने का है। आई थिंक उसके आगे तो जो मोहतरम लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाम होंगे, उनमें और वजीर आजम में एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, तो वो तो आई थिंक जल्द फाइनलाइज हो जाएगा। असल जो मुश्किल मरला है वो हुकूमती इत्तेहाद के नाम फाइनल करना। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सुनाया गया और इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ कोई कानून साजी करे या वो कोई ऐसे उसमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। क्या कहेंगे सर इस पर कि फ़ैसला जून में महफूज हुआ था जब आपकी पार्लियामेंट भी थी, गवर्नमेंट भी थी, अब उसके जाने के बाद ये फैसला आया, टाइमिंग के वाले से सर आप क्या कहेंगे? हालांकि फैसले को तफसीली पढ़ने के बाद जो बाकी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो वाज़ेह है, जो एक परसेप्शन जो एक माहौल से वो से बना हुआ था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ इस दौर से बाहर हो गए हैं सियासत से, फिर से या उनकी पाकिस्तान आने वाला जो मामला है वो फिर से रुक जाएगा। ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मकसद शायद कुछ और था। जी, सबसे पहले तो तीन बातें हैं इसमें मेन जी। एक तो ये कि इस फैसले का जो वक्त चुना है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने साबित किया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ही एक फाजिल जज ने अपने एक नोट में लिखा था कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, ये इंसाफ की कबा पहने हुए सियासतदान हैं। क्योंकि पार्लियामान के बारे में और पार्लियामान के जुरिस्डिक्शन के बारे में एक ऐसा फैसला पार्लियामान की तहलील के 2 दिन बाद आना तो वाज़े जाहिर कर रहा है कि ये एक सियासी टैक्टिक के तौर पे ये फैसला खेला गया। दूसरा ये है कि ये कानूनी एतबार से एक रुस्वा कुन फैसला है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि आइन जो है वो बड़ा वाजे है, उसका जो इब्तदाइया है वो साफ कहता है कि अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा जिनके पास ये कानून साजी की ताकत है। तीसरा जिसके अंदर इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और जस्ट लगाई है, अलीप, और वो ये है जो बहुत ही अगेन रुस्वा कुन है उनके लिए, वो ये है कि उन्होंने अपने अंदरूनी कवानीन को आइन के बराबर कर दिया है। यदि उनके सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं प्रैक्टिकली वो आइन के बराबर हैं, तो लिहाजा पार्लियामान को आइन की तब्दीली करनी पड़ेगी अगर हमने रूल्स को टच करना है। तो ये तो बिल्कुल भी दुरुस्त लेकिन सर वो रूल से मुतल्लिक एक बात ये भी है सर, आपने भी तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है आइन के ऊपर ज़्यादा आपने उसको ओवरराइड कर दिया। आइन को हालांकि वो कर नहीं सकता, लेकिन आपने उसे ज़्यादा मुकदम कर दिया, चूँकि 5 साल नाअहली आपने कर दी, इलेक्शन एक्ट के अंदर मुकर्रर कर दी। हालांकि 62(1)F के अंदर जब तक आप तरमीम नहीं करते आप नाअहली किसी की ख़त्म कर नहीं सकते, चूँकि 62(1)F अहलियत को डिफाइन करता है, नाअहली को डिफाइन नहीं करता। जी देखिए ना, यही तो बात है कि 2 तरीकों से आइन की तशरीह हो सकती है। जब तक पार्लियामान उस पर अपनी राय कानून साजी के जरिए नहीं दे देती, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फील्ड में आता है और उसको गवर्न करता है। लेकिन एक दफा जब पार्लियामान किसी आइन के तहत जहां इबहाम है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन भी तो वहीं आई है जहां इबहाम है, अगर इबहाम नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट नहीं करता। जहां भी इबहाम था कि भाई जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसकी जो लेंथ है डिस्क्वालिफिकेशन की वो कितनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की, पार्लियामान ने कुछ सालों के बाद अब उस पर अपनी हतमी राय दे दी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन की ही तशरीह करता है और अगर आइन में जहां इबाम होता है उसकी तशरीह करता है। लेकिन जब एक दफा पार्लियामान अपनी राय दे देती है तो वो मुकद्दम है। सही है, लेकिन सर उसमें ज़ाहिर है एक ये डिबेटेबल मामला है कि 62(1)F में बुनियादी तौर पर बताया जाता है कि ये बंदा अहल नहीं हो सकता असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए या अवामी ओहदा रखने के लिए, कि जो सज़ा याफ्ता हो, बाकी चीज़ें हों, तो उसी ज़ुमरे में मियाँ साहब की भी आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय ये थी कि जब तक आप आइन के अंदर 62(1)F के अंदर तरमीम नहीं करते, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके शायद आप इस मामले से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। लेकिन आज का जो फैसला है ये तो आप इस बात पर है कि मियाँ साहब को इम्पैक्ट ये नहीं करेगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को।
जी, आज का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामान के इख्तियारात पर एक और हमला है। इट्स एन असॉल्ट अपॉन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। और इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा डिस्क्रेडिटेबल फैसला है, रुस्वाकुन फैसला है। और मुझे ये तवक्को है कि जो आने वाली पार्लियामान पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, वो इस मामले को दोबारा देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट सही। का जो इशू है वो अब गुजरते वक्त के साथ आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको इस पर बड़ी संजीदगी से और मतानत से गौर करना पड़ेगा कि जहां हम सब चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो, खुद मुख्तार हो, लेकिन वो आजादी और खुद मुख्तारी पार्लियामान का जो बुनियादी पर्व्यू सही। है, जो उसको पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, जो इस मुल्क के वारिस हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर जब भी असॉल्ट होगी तो ये हम सबके लिए परेशानी का बायस है, जिस तरह और आज का सर, फैसला है। यानी मियां साहब आ रहे हैं, वो अनडिटर्ड हैं इन चीज़ों से? जी नहीं, मियां साहब के सामने सिर्फ एक जो रुकावट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी अपील है उसका फैसला है। और मुझे ये भी तवक्को है कि उस अपील पर चूंकि बहुत सारा प्रोसेस हो चुका है, तो मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी तशरीफ लाएंगे और अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो वो मामला उनका बहुत जल्द हल हो जाएगा। ठीक, लेकिन सर आएंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है सर। हम काफ़ी टाइम से सुन रहे चुके, अब तो इलेक्शन कैंपेन में आप लोग जी, हमारे प्रैक्टिकली सामने दाखिल इस हो वक्त जो चुके हैं। सबसे मोतबर बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अपने टीवी इंटरव्यू में कल कही है कि वो अगले महीने तशरीफ ला रहे। तो मैं तो वज़ीर आज़म की बात पर ही एतबार ठीक। करूँ। अच्छा सर, ये बता दें कि एक साबिक फर्स्ट लेडी जो है, उनका एक चल रहा है, खान साहिबा की एक डायरी का आज चल रहा है, उसमें से कुछ उसके पेजेस जो हैं वो मीडिया पे लीक आउट किए गए हैं, जिसमें वो बता रही हैं साबिक वज़ीर आज़म को कि आपने खाना कब खाना है, और इस मामले पे फ़लाँ मामले के ऊपर आपने ज़्यादा असर्ट करना है, प्रोटेस्ट करने हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला ना सुना सके। ये तो सर एक ऐसा मामला है कि मियाँ साहब भी जब वज़ीर आज़म थे और बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा जब वो हयात थी तो उनसे मुशावरत किया करते थे अहम मामलात के ऊपर। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब आसिफ अली ज़रदारी साहब से वो मुशावरत किया करती थी जब वो वज़ीर आज़म थी। तो ऐसी कौन सी इसमें अचंभे की बात है कि वो इतना ज़्यादा उस पर अता तारड़ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली, इस मामले को एक नया तनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इसमें ऐसा क्या है सर, एक छोटे से मामले को क्यों इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है? नहीं, इसमें हर शख्स ने अपनी जो सर्फ है उसके मुताबिक इस पर सोचना है। पहली तो बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि वो डायरी जो है वो वैसी तखय्युलाती है जैसा साइफर के ऊपर एक मजमून अमरीकी वेबसाइट पर आ गया है। तो ये सारी तखय्युलाती बातें हैं, अनकन्फर्म्ड इशूज हैं, जिसका वैसे तो हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन इसका पाकिस्तान की हाकमियत से और असल जो समर साहब जो हमें सबको गौर करना है, हमारी सारी बहसें जो हैं वो माजी के बारे में हैं। अब जबकि पार्लियामान तहलील हो चुकी है और हम अगले इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, हमें इस बात को मौजूद बहस बनाना है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के नौजवानों के रोजगार को आगे कैसे लेकर जाना है। तो हमारी सारी बहसें माजी के बारे में है, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन मेरी नजर में हमें आगे की बात करनी है कि इकोनॉमी कैसे तेज होगी, रोजगार कैसे पैदा होगा, पाकिस्तानी खुशहाल कैसे होंगे। तो जाहिर है उसके लिए सर आपको सब तमाम स्टेक होल्डर्स से आपको बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, एक बातचीत करनी पड़ेगी टेबल के अक्रॉस बैठ के। और शायद जो एक स्टेक होल्डर अटक में इस वक्त मौजूद है उन्हें भी शायद आपको बिठाना पड़े टेबल के अक्रॉस, उनसे बैठ के भी आपको शायद बातचीत करनी पड़े। जी देखिए, ये इससे मैं कह रहा हूँ कि ये डायरियां और साइफर जो हैं ये किसी भी तरह हमें आगे नहीं लेकर जाते। साइफर में मामला चूंकि उस मजमून ने खुद लिख दिया है कि वो वेरीफाई नहीं कर सके, एक तखय्युलाती फिक्शन जो है वो अवाम के सामने रख दिया है, जिसका सबसे जो परेशान कुन जहत है वो ये है कि अगर ये बिल फर्ज दुरुस्त साबित हो गया तो फिर इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का एक बहुत ही संजीदा मुकदमा बनेगा। यानी आपको नज़र आ रहा है कि वो इस जो है ज़ुमरे में एक सख्त कानूनी पकड़ में आ सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में? जी, क्योंकि जो 3 कॉपीज थी उनमें से एक जो उनके पास गई उसके ऊपर अब गुम हो गई थी रिकॉर्ड है कि वो गायब हो गया और गुम हो गया। तो अगर वो इतने महीनों के बाद एक अमरीकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, मुझे नहीं मालूम वो जो पहले तो अमरीकी वेबसाइट की जो स्टोरी है उसको वेरीफाई करना जरूरी, क्योंकि उन्होंने खुद इतराफ कर लिया है कि इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह बहुत सारे उनकी अपनी जमात के लोग जो हैं, साबिक हुक्मरान जमात के, वो बजिद हैं कि ये अगर ये दुरुस्त है, तो उनकी जो जिद है
वो इमरान खान को एक और तारीख रास्ते पर ले जाएगी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन पे। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीन अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होती है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तो ये अमरीकी वेबसाइट पर छपने वाले मजमून की भी तस्दीक कर देगा कि जो उसमें एक्सेप्ट्स हैं वो वाक़तन उसी साइफ़र के अंदर से लिए गए हैं जो कि गुम हो गया था, या फिर जो ओरिजिनल साइफ़र आया था वो उसकी तस्दीक भी कर देगा। इसी में प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बहुत से कानूनी मामलात हैं इन बहुत ही अहम नोयत के, जिनमें एक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का मामला भी है और ये जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कलअदम करार दिया गया है, इसके कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नया महाज खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से आज आने वाले एक अहम फैसले ने नया सियासी धमाका कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी और इलेक्शन में शिरकत से मुतालिक एक नई बहस छिड़ गई है। आज से तकरीबन 52 रोज पहले यानी 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक जो फैसला महफूज किया था, पार्लियामेंट की रुखसती के 2 रोज बाद ही ये फैसला सुना डाला और पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए को एक नई सियासी और कानूनी जंग का शाखसाना तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस एक्ट को मंजूर करवाने वाली पार्लियामान और सियासी जमातें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामान के इख्तियार को बुलडोज करने का इल्जाम लगा रही हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 33 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार देती है। इस एक्ट के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अपील का हक खत्म हो जाएगा। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। मुत्तफ़िक़ा फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हमआहंग करार दिया जाए। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया है जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। फैसले में कहा गया है कि हमारे जहनों में कोई शक नहीं कि मुजव्वज़ा कानून का असल मकसद आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना था। इस सवाल के पार्लियामेंट बेंचेस की तश्कील से मुतालिक कानून बना सकती है, जवाब नफी में होगा। चीफ जस्टिस ने तफसीली फैसले में कहा है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच तय कर चुका है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के कानून में तब्दीली नहीं हो सकती और इन आइन इसमें वाज़े कर चुका है कि तमाम फरीकैन अदालती फैसलों पर अमल के पाबंद होंगे। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए, जो फिर 29 मई को नाफिज़ल अमल हुआ था। इस एक्ट की 7 शिकें थीं, जिनमें कहा गया था कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के तनाजुर में अवामी मुफाद के मुकदमात में नज़रसानी अपीलें लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया था और मुफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। इसके अलावा किसी भी फैसले की नज़रसानी की समाअत करने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज़्यादा शामिल की गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नज़रसानी में मुतासरा फरीक को वकील तब्दील करने का इख्तियार भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर भी होना था। इस फैसले के बाद आज से एक नई बहस छिड़ गई है, जिसका ज़्यादातर फोकस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर है। बिलखसूस इसकी टाइमिंग भी इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब अगर इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट और उनकी नायली की मुद्दत पर 2 मुख्तलिफ आरा पाई जा रही है, क्योंकि साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बकौल इस फैसले से नवाज शरीफ की नायली से मुतल्लिक़ मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इससे इदारे मजबूत होने की बजाय कमजोर होंगे। दूसरा मेरे लिए तकलीफ से बात यह है, ये टाइमिंग जो है इसकी, अब आम तासुर ये है पार्लियामान की गैर मौजूदगी का
फायदा होता है। इस तरह से मैं यूँ समझूंगा ये एक टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि इस वक्त इसलिए किया गया ताकि इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है, कानून को दोबारा कोर्ट ने जो हदायत दी हैं या जिस बात को उन्होंने कहा कि ये हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पर। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिरीन कानून हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब और जहांगीर जदून साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। जहांगीर जदून साहब, पहले तो ये बताएं कि यू आर कॉन्फिडेंट लीगली के इस मामले का आज जो फैसला आया इसका मियां नवाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक सा कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि रिव्यू का जो इख्तियार उन्हें था वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो उनको इम्पैक्ट ये नहीं कर रहा। और उनकी नाअहली की मुद्दत वैसे 5 साल आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके मुकर्रर कर दिया है, तो उनकी नाअहली आपके बकौल यानी कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम थी उसके मुताबिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब तक वो एक्ट अगर फील्ड में रहता है, कोई उसको चैलेंज नहीं करता या कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरी नहीं निकले जाती, तो तब तक वो जो है नाअहली जो है उसकी मुद्दत जो है 5 साल हो चुकी है। वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, वो फील्ड होल्ड कर रहा है, तो उसमें जो है वो उस पर लागू नहीं होता। जहाँ तक क्योंकि 5 साल उन्होंने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिमिट नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइफ होती तो ऑब्वियसली जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है फिर उसको इस तरह अभी इन्होंने जजमेंट दे दी है कि जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की है वो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो लाइफ टाइम का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने खुद इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है कि मियां नवाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक है उनको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आज जो हमने जिस तरह से देखा कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही जो है एक आ गया फैसला आ गया जो कि महफूज हुआ था आज से 52 रोज़ पहले, तो मज़ीद इस तरह के सरप्राइजेज भी आप देख रहे हैं, कानूनी और आइनी सरप्राइजेज इस जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी जो PMLN की उसके लिए आने वाले PDM की गवर्नमेंट के लिए? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, एक तो मैं हैरान होता हूँ, हमारे वजीर कानून का वैसे प्रोफेशन से वो वकील है, लेकिन इतनी भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी जमातों की जाती मुलाजमत में चले जाए। ये कानून आते ही क्यों नहीं पास कराया उन्होंने? ये क्यों इंतजार करते रहे? ये मई में जाने से पहले क्यों पास कराया है? ये समझने के लिए जरूरी है इस बात को। और दूसरा, जहां तक हमारे जहांगीर जदून सिपाही साहब है, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता ही नहीं है। पता चलूं आपको कि आईने पाकिस्तान ने जिनकी मुद्दत तयन की है वो किया हुआ है। आर्टिकल 62(1)(f) जो है ये क्वालिफिकेशन में है। देखिए, क्वालिफिकेशन अहलियत को क्या है, नाअहलियत तो किसी अरसे के लिए हो सकती है, अहलियत इनहेरेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। और अब क्या है, एक आदमी झूठा है, क्या वो 5 दिन बाद या 5 महीने बाद सच्चा हो जाएगा? और अगली बात बड़ी जबरदस्त है कि आप इलेक्शन एक्ट में तब्दील करके आप आइन को आप आइन को उलट के रख दें। भाई, आइनी तरमीम की है, इसके लिए आपको 62(1)(f) में अगर क्वालिफिकेशन रखनी भी है तो जब तक 62(1)(f) में आप तरमीम नहीं करते इसको आप लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर लाइफ ही रहेगी। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे हम अजहर सिद्दीक साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे और साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और न सिर्फ हम इस मामले पे बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो कि साइफर की कॉपी एक चल रही है गैर मुल्की एक वेबसाइट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट चेयरमैन PTI के ऊपर क्या आ सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के अंदर, सर इस फैसले को कैसे देखते हैं? हुकूमत के जाने के 2 रोज़ बाद एक तो ये फैसला आना और जो एक बहस है कि शायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता फिर से बंद हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर चुके थे, तो वो तो रिव्यू शायद इससे वैसे भी इस कानून साजी से फ़ायदा उठा सकते ही नहीं थे, अहल ही नहीं थे इसके लिए। नहीं, ये जो फैसला है ना, ये इतना गलत फैसला है कि इस पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस इस फैसले की ये है कि ये जो लॉ जिसको स्ट्राइक डाउन किया वो 1 सफ़े का लॉ है। 1 सफ़े को लॉ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 80 सफ़े लिखने पड़े। 1 सफ़े का लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ठोस दलील होती तो वो 1 सफ़े के लॉ को 1 पैराग्राफ में ख़त्म कर सकते थे। 1 सफ़े में 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, 10 पेजेस में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन चूंकि कर ही नहीं सकते थे, उस लॉ में कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी नहीं, लंबी लंबी बातें लिख के चीज़ को उलझा के ताकि लोगों को पता ही ना चले कि लिखा क्या है। हम चूंकि लॉयर है, हमारा काम सारी जिंदगी पढ़ना है, हमें 2 मिनट में समझ आ जाती है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉ था क्या।
और उसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया? लॉ ये था कि उसमें लॉ में उन्होंने कहा था कि जो स्कोप ऑफ रिव्यू है उसको हम मीनिंगफुल बनाएं, और उसको मीनिंगफुल बनाया और उसका जो दायरा इख्तियार है उसका एनहांस इसलिए किया कि कोर्ट को एम्पावर किया, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो आराम से इस रिव्यू को सुन सके, क्योंकि जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फरसूद हैं और वो गलत हैं। और कोई भी रूल जो सुप्रीम कोर्ट का होता है अपना इंटरनल, वो ताबे होता है उस लॉ के जो पार्लियामान बनाती है, और मेरा इन्हिसार जो है आर्टिकल 191 पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज तो ये है कि रिव्यू को उन्होंने मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका जो स्कोप है उसको बढ़ाया और क्लैरिफाई किया उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिव्यू सुना जाएगा वो वही जजेस नहीं सुनेंगे, बल्कि एक लार्जर, उनसे ज्यादा और भी जजेस सुनेंगे, यानी लार्जर बेंच सुनेगा उससे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इरफान खान साहब, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। ये फिर आप मुझे मुकम्मल तो करने दें बात। जी बोले। तीसरी चीज उसमें ये थी कि एडवोकेट भी आप अपनी चॉइस का रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे वो बिल्कुल गलत थे, गैर आईनी थे। वो गैर आईनी जो रूल्स थे उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये कानून आया। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की इस कानून को खत्म कर दें, 80 सफ़े लिख के। उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है इस कानून में जो कि आइन के मुताबिक नहीं थी, बल्कि ये कानून आइन के लेटर के भी मुताबिक था, आइन की स्पिरिट के भी मुताबिक था। अब आप पूछे मुझसे। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक अच्छी नीयत के साथ ही किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को एकदम सरप्राइज मिला कि एक समाज चल रही है, अचानक से जाके इरफान जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान इमाम साहब, उन्होंने कागज़ रखा सामने, भाई हमने तो तरमीम कर दिया इसके अंदर। तो जजेस भी बड़े एकदम से सरप्राइज हुए, भाई हमें तो पता ही नहीं आपने ये सारा कुछ कर दिया। तो सरप्राइज देने के बजाय उन्हें बता दिया जाता है, एतमाद में लेके अगर करते तो ज़्यादा बेहतर ना होता सर? अगर बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको एतमाद में लेने की। जजेस तो इसमें पार्टी बने हुए हैं, अपनी मर्जी से वो बेंचेस बनाए चले जा रहे हैं। उनको एतमाद में कभी दुनिया में कभी हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है वो जजों से पूछेगी कि हमने क्या कानून बनाना है? मैं तो आपके इस सवाल पे भी थोड़ा सा हैरान हूं कि आप कह रहे हैं ना कि जजेस को एक स्कोप को बढ़ाना था, जजेस के काम को आसान करना था, तो फिर जरूरत नहीं है एकदम से सरप्राइज। बिल्कुल नहीं। पार्लियामान के कानून के जजेस पाबंद हैं। जजेस का पाबंद पार्लियामान का कानून नहीं है। इस चीज को पहले समझिए आप। अटॉर्नी जनरल आपने एक मुकर्रर किया होता है एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए, एक वो ब्रिज का रोल भी प्ले करता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। नो, हर एक ने अपने दायरा इख्तियार में रहना है। यहाँ पे कोई ये रिलेशनशिप, ये वो, हमें आपका बड़ा एहतराम, हमें आपका बड़ा अदब, ये लखनवी बातें नहीं होती। वी हैव टू बी मैटर ऑफ फैक्ट, फेयर, स्क्वायर, स्ट्रेट। दैट्स इट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है? इरफान कादिर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने किया था, जजेस को ज़्यादा बाख्तियार बनाया हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को बेहतर करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल तो वही है जो मैंने उनसे भी किया था कि एकदम से उन्हें सरप्राइज़ मिला था कि अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर उस्मान इमान साहब, उन्होंने एक कागज़ निकाला, बोला जी हमने तो तरमीम कर दी है ये वाली। अच्छा देखिए समर, मेरा बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ एक वकील उठे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर समझे कि सुप्रीम कोर्ट को पता कोई नहीं है। आप देखिए 1973 का आइन है, 184(3) आर्टिकल उस वक्त से चला आ रहा है और सैकड़ों जजमेंटें आ चुकी हैं। यानी आईने पाकिस्तान जब बनाया जुल्फकार अली भट्टो ने, तो आर्टिकल 188 क्यों रखा, ये समझने की जरूरत है। ये नजरसानी है। नजरसानी और अपील में पूरी दुनिया के अंदर मुरवजा कानून है, फर्क है। नजरसानी क्या करना होता है? नजरसानी में देखना है तो गलती तो नहीं रह गई, कोई कोताही तो नहीं रह गई है, और वो कोताही उन्हीं जजों ने देखनी होती है। पता नहीं जज ने करना है क्या? भाई बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो फैसला, ये जो कानून बनाया गया, ये पर्सन स्पेसिफिक था। और आर्टिकल 184(3) को समझ रहे हैं क्या आर्टिकल 184(3)? ठीक है, आर्टिकल 184(3) क्या है? नॉर्मल हालात के अलावा आप नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास। अच्छा सर, मेरा एक मुख्तसर सा पॉइंट एक और भी था जो आपसे मैंने जानना था। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे भी जागीर जिदून साहब भी, मुझे अगर आप शॉर्टली इसका जवाब अगर आप दे सके। ये जो साइफर वाला मामला है, जो मजमून छपा है एक गैर मुल्की वेबसाइट के ऊपर, उससे क्या चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की राह हमवार नहीं हो रही? नहीं, देखें इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की FIA ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसमें जो इमरान अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसके खिलाफ उन्होंने गवाही दे दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का आइज एंड ईयर होते हैं। उसने खुद कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया है साइफर, उसके बाद मुझे उन्होंने वापस नहीं किया। उसमें तो FIA ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वो जो है जहाँ से भी लीक हुआ है 2-3 बंदों के पास ही होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किस से लीक हुआ है और क्यों लीक किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट।
वो तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी FIA के पास है, वो कर रहे हैं जी हाँ। इन्वेस्टिगेशन। तो अभी मजीद आपको पता है सारी मीडिया पे आ चुका है, तो इस पे ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें हम कह नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए मैं ख्वाहिशात की बेस पे तो नहीं, आप FIA किस FIA की बात कर रहे हैं? जो राणा सनाउल्लाह के नीचे उस FIR के जिसने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कर दिए और साइफर की हद तक बात बड़ी याद रखिएगा। साइफर जो है ना, याद रखिएगा, साइफर भाई नजम सेठी ने कहा मेरे पास कॉपी है, हामिद मीर ने कहा मेरे पास कॉपी है, उनके पास कॉपी किस तरह आई है? और ये जो कॉपी शापिया के चक्कर में पड़े हुए, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो FIA का इख्तियार है, FIA का इख्तियार ही कोई नहीं है। और ऑफिशियल सीक्रेट जो अब तरमीमें अब आगे की है ना, वो साबित कर रही है कि पहले कानून के तहत इमरान खान साहब किसी तरह से भी नहीं आते। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।